हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? एसी थ्योरी के बारे में। आज जो है अपनी एसी थ्योरी की 9वीं क्लास होने वाली है। कौन सी? 9वीं क्लास। इससे पहले जो है हम एसी थ्योरी की 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर वो वाली क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ही आपको जो है आज वाली क्लास समझ आने वाली है। ठीक है दोस्तों। और जो पीछे की जो 8 क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हरियाणा एएलएम एसए के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है ना, यही हमें पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ना होता है। और अगर हमें इसी का बेसिक नहीं पता होगा तो हमें एग्जाम में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हरियाणा एएलएम एसए या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ बार टेक्नीशियन की, तो आप हमारे इस बैच से लगातार जुड़े रह सकते हैं अगर आपको एग्जाम में हेल्प लेनी है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है वो भी तैयारी कर रहा है हरियाणा एएलएमएसए की, तो आप उसे भी हमारे इस बैच के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर क्लास की भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में। आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, कैसे रेजोनेंस कंडीशन जो है पैदा होती है। ठीक है, आरएलसी पैरेलल जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बैंड विड्थ के बारे में। किसके बारे में? बैंड विड्थ। हिंदी में इसे बोलते हैं वंद चौड़ाई। क्या बोलते हैं? वंद चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में ना आपको ये सारा ही क्लियर कर देंगे कि क्या होता है वंद चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, और बैंड विड्थ क्या होता है। आपको लास्ट तक ना, वीडियो को लास्ट तक लगातार देखते रहना है। आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी ऐसी जो आपको समझ नहीं आएगा कि बैंड विड्थ होता क्या है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, आपको कंफ्यूजन होती है इसे पढ़ने में, लेकिन आज के बाद इसमें जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है ना, कि बैंड विड्थ होती क्या है। इसे हम ना एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे कि बैंड विड्थ होती क्या है। देखिए, ये जो ग्राफ है ये बनाया जाता है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। किसके बीच में? करंट और फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बनाने से पहले आप सभी को उसको कुछ समझाना चाहूंगा। देखिए, हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पता करेंगे कि एक्सएल का मान क्या होगा, एक्स सी का मान क्या होगा, और इम्पीडेंस का मान क्या होगा, और करंट कैसा होगा। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को जीरो मान लेते हैं, कोई सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उसमें एक्सएल का मान कितना होगा? हम सभी को पता है एक्सएल का मान होता है 2πfl। अगर हमने फ्रीक्वेंसी का मान जीरो रख दिया तो एक्सएल का मान भी जीरो हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर आ गया एक्सएल का मान जीरो, और यहाँ पर एक्ससी का मान क्या होगा? आपने सभी को पता है एक्ससी का मान होता है 1/2πfc। अगर हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान जीरो रख दिया तो एक्ससी का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 1/0 आ जाएगा, और 1/0 होता है अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। ये इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है किसी सर्किट में तो वहां पर एक्स सी का मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। एक्स सी का मान हो जाएगा अनंत। ठीक है दोस्तों, इसे कर लेते हैं रफ। अगर अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्या? अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या एक्सएल का मान बढ़ेगा या घटेगा? उससे पहले हम देखते हैं कि जेड का मान क्या रहेगा। जेड के मान में, जेड का मान हम जेड मान लेते हैं और करंट का मान हम आई मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करंट का मान हम आई मान लेते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एक्सएल का मान क्या है? बढ़ेगा। हम सभी ने देखा है एक्सएल बराबर 2πfl होता है। अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक्सएल का मान भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक्सएल का मान भी बढ़ गया। और एक्स सी का मान क्या होगा? आप सभी को पता है एक्स सी का मान 1/2πfc होता है। 1/2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ से बढ़ेगा तो एक्स सी का मान क्या है? घटेगा। एक्स सी का मान घटेगा, इस हिसाब से क्या बन गया? एक्स सी का मान यहाँ से घट गया। अब मैं आप सभी से पूछता हूँ यहाँ पर जेड के मान में क्या फर्क पड़ेगा? जेड का मान घटेगा या बढ़ेगा? आप सभी को पता है जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड बराबर √r² प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का
होल स्क्वायर, ये होता है जेड का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाली कंडीशन में देखिए, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने 0 मानी है, वहाँ पर एक्स सी का मान अनंत है, यहाँ पर एक्सएल का मान कितना है 0। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर हम एक्सएल का मान 0 रख दे तो एक्स सी से कुछ घटेगा या नहीं, आप ये बताइए। आप कहेंगे सर एक्स सी से कुछ भी नहीं घटेगा अगर एक्सएल का मान 0 रख दिया तो। अब ये सेकंड वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन में जो है एक्सएल का कुछ ना कुछ मान आया है, कुछ ना कुछ मान आया है, तो क्या है एक्स सी में से ये एक्सएल का मान घटेगा, तो यहाँ से क्या है जेड का मान भी घटेगा। क्यों? अगर एक्स सी में से एक्सएल का मान घट रहा है तो जेड का मान कम होगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या है जेड का मान कम होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जेड का मान कम होगा और करंट का मान बढ़ेगा। क्यों? अगर जेड का मान कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है करंट का मान तो अपने आप ही बढ़ेगा। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इम्पीडेंस है, अगर इम्पीडेंस का मान कम होगा तो करंट का मान बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या है एक्सएल का मान बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक्स और एक्स सी का मान जो है कम होगा, जेड का मान भी कम होगा और आई का मान क्या है बढ़ेगा। ठीक है, इतना दोस्तों समझ आ गया होगा आपको। अगर फ्रीक्वेंसी का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान भी बढ़ेगा और करंट का मान भी बढ़ेगा, लेकिन एक्स सी और जेड का मान घटेगा। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी था इस ग्राफ के लिए। अब आप एक चीज को और समझिए, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इधर की साइड। अब अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी से एक्सएल और एक्स सी का बताऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे सर एरो से जो है अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, आप कोई नंबर लीजिए उससे अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी का मान 0 है, ठीक है, और एक्सएल का मान भी 0 होगा और एक्स सी का मान हम मान लेते हैं 10 होगा। ठीक है, अब हमने देखा ना यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का मान 0 है तो एक्सएल का मान भी 0 होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया फ्रीक्वेंसी का मान 0 है तो एक्सएल का मान 0 हो गया और एक्स सी का मान हमने 10 मान लिया। अगर हम अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं तो एक्सएल का मान लीजिए 1 हो जाएगा और एक्स सी का मान 9 हो जाएगा। क्यों? अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो यहाँ पर एक्स सी का मान घटा कि नहीं घटा और एक्सएल का मान बढ़ा, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक्सएल का मान तो 1 हो गया और एक्स सी का मान घटकर 9 हो गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते हैं तो क्या है एक्सएल का मान 2 हो गया, मान लेते हैं एक्सएल का मान हो गया 2 और एक्स सी का मान हो गया 8। और बढ़ाई फ्रीक्वेंसी तो एक्सएल का मान हो गया 3 और एक्स सी का मान हो गया 7। और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर और बढ़ाएंगे हम तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर एक्सएल और एक्स सी का मान जो है बराबर हो जाएगा। क्या? एक सर्किट में एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर एक्सएल का मान जो है एक्स सी के बराबर होगा। किसका मान? एक्सएल का मान एक्स सी के बराबर होगा। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस यानी कि अनुनादी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद की अवस्था कहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये उत्पन्न हुई है, क्या? जिस फ्रीक्वेंसी पर ये एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनता है? एफ और आई के बीच में। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर उत्पन्न हुई कब? जब एक्सएल का मान जो है एक्स सी के बराबर हो गया। एक्सएल का मान एक्स सी के बराबर हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर का मान है, यहाँ पर 0 होगा। एक यहाँ पर एफ आर मान लेते हैं यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ऐसे बनेगा इधर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, जो ये कंडीशन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले की जो कंडीशन है, यहां पर पावर फैक्टर बताइए आप, लीडिंग होगा या फिर लैगिंग होगा? आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि जो ये पहली कंडीशन आई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, जो पहले की कंडीशन है, यहां पर पावर फैक्टर लीडिंग होगा या फिर लैगिंग होगा?
आप सभी कहेंगे कि यहाँ पर तो पावर फैक्टर हमें लीडिंग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स सी का मान ज़्यादा है। एक्स सी का मान क्या है? ज़्यादा है। और हम सभी ने पढ़ा है एक्स सी में जो है लीडिंग पावर फैक्टर होता है। क्या होता है? एक्स सी में लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो जो यहाँ पर ये जो कंडीशन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले की, यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग। क्या होगा? लीडिंग, या फिर हम कह सकते हैं अग्रगामी पावर फैक्टर होगा। और जो ये इधर वाला है ये क्या होगा? लैगिंग। क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर, या फिर पश्चगामी, या फिर क्या होगा? पश्चगामी। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले का जो होगा वो अग्रगामी होगा, और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद का होगा वो पश्चगामी होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, ये भी समझा दीजिए। देखिए बाद में पश्चगामी कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो क्या है, एक्सएल का मान हो गया 6 और एक्ससी का मान हो गया 4, और बढ़ाया, यहाँ पर 7 रह गया, यहाँ पर 3 और बढ़ाया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 और बढ़ा दो, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और बढ़ाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है ना। ये अब आप ये बताइए जो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद की कंडीशन है, यहाँ पर कौन सा पावर फैक्टर होगा? आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर एक्सएल का मान ज्यादा है। क्या है? एक्सएल का मान ज्यादा है, और एक्सएल में तो क्या है? पावर फैक्टर पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी होता है एक्सएल में पावर फैक्टर। इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनता है? फ्रीक्वेंसी और करंट के, और यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि जो रेजोनेंस का टाइम होता है, जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन पर करंट का मान क्या होता है? रेजोनेंस के टाइम पर जो है करंट का मान क्या होता है? आप कहेंगे सर हमने जो पढ़ा है सीरीज सर्किट के अंदर, क्या सीरीज सर्किट, जो हम ये बैंड विड्थ का जो अभी ये ग्राफ बना रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो ये हम बना रहे हैं ये RLC सीरीज सर्किट का हम बैंड विड्थ का ग्राफ बना रहे हैं। किसका? RLC सीरीज सर्किट का। ठीक है ना, RLC सीरीज सर्किट का। ठीक है, और RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के टाइम पर करंट का मान जो है मैक्सिमम होता है। क्या होता है? करंट का मान जो है मैक्सिमम होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर करंट का मान कैसे बनेगा? देखिए इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो रेजोनेंस का टाइम है क्या है? यहाँ पर जो है रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के टाइम जो है करंट का अपना जो है मैक्सिमम मान है, यानी कि IM है, IM। ठीक है, यहाँ पर जो है करंट का मैक्सिमम मान है, और ये कब है? रेजोनेंस के टाइम पर। कब? रेजोनेंस के टाइम पर। अब आप सभी कहेंगे सर जो ये बैंड विड्थ है ये होता क्या है? क्या? बैंड विड्थ। देखिए यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी आई है, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। ये देखिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपना ग्राफ। अब देखिए, अब मैंने आप सभी को बताया है जो ये पीछे का मैंने आपको बताया था। अब आप ये बताइए यहां पर जो है करंट का मान 2 जगह पर सेम आएगा। कब? 2 जगह पर सेम आएगा। देखिए अब अगर हम 6 में से 4 में से 6 घटाए जब भी 2 आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो है स्क्वायर से बन जाता है, किसी स्क्वायर से बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 में से 6 घटाएंगे जब भी 2 आएगा। अब 6 में से 4 घटाएंगे जब भी 2 आएगा। क्या? 6 में से 4 घटाएंगे जब भी 2 आएगा, और 4 में से 6 घटाएंगे जब भी 2 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ना एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर करंट का मान जो है दोनों पे अग्रगामी में और पश्चगामी में सेम होगा। अब हम वो मान लेते हैं, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है। ठीक है, क्या है? वो पॉइंट ये वाला है। यहाँ पर जो है करंट का मान जो है सेम होता है, बस फर्क क्या है? जो इस साइड होगा ये तो अग्रगामी होगा, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर में होगा, ये जो इधर होगा ये लैगिंग में होगा। बस फर्क इतना होगा,
बाकी करंट का जो मान है वो समान होगा, क्योंकि जो है यहाँ से आएगा, ठीक है ना। करंट का मान जितना इस बिंदु पर है उतना ही करंट का मान इस बिंदु पर है। डिफरेंस बस ये है कि एक अग्रगामी में होगा और एक पश्चगामी में होगा। और जो ये करंट के दोनों समान जगह पर जो करंट का मान आएगा, वहां पर हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए, जो ये दो फ्रीक्वेंसी है इसको हम नाम दे देते हैं, इसको देते हैं F1 और इसको दे देते हैं F2। क्या? F2, ठीक है। अब बैंड विड्थ क्या होती है? बैंड विड्थ दो है जो है इन्हीं दोनों के, जहां पर करंट का मान जो समान आया है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही बैंड विड्थ बोला जाता है। किसके? इन दोनों करंट के मान के बीच की दूरी को ही बैंड विड्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंड विड्थ कहा जाता है, ठीक है। अगर हम कोई पूछे बैंड विड्थ क्या होता है तो आप कहिए F2 माइनस F1। क्या? F2 माइनस F1 ही बैंड विड्थ होती है। क्या होती है? बैंड विड्थ होती है। अब जो ये है, देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए, जो इसमें F1 है, ये क्या F1 है? F1 को क्या बोलते हैं? F1 को बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और F2 को क्या बोलते हैं? F2 को बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आ गया दोस्तों, इतना समझ। F1 को क्या बोलते हैं? F1 को बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और F2 को बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। जो ये ग्राफ है हम एक बार दोबारा से बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में यहां पर होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना ग्राफ, और यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हो गया करंट का मान मैक्सिमम यानी कि IM हो गया। अब मैंने आपको बताया ऐसी दोनों में, लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर में एक ऐसी जगह होगी जहां पर दोनों करंट का मान जो है सेम आएगा। क्या आएगा? करंट का मान सेम आएगा। और जिस फ्रीक्वेंसी पर वो करंट का मान सेम आएगा उसको हमने नाम दिया F1 और F2। क्या नाम दिया? F1 और F2 नाम दिया, जिस फ्रीक्वेंसी पर जो ये करंट का मान सेम आया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये करंट का मान होगा कितना, ये भी बता दीजिए। देखिए, ये इसका मान होगा 0.707 ऑफ IM। क्या? यानी कि मैक्सिमम मान का 0.707। क्या? मैक्सिमम मान का 0.707 गुणा, ठीक है, क्या होगा? इस करंट का मान होगा, ठीक है। या फिर हम इसे परसेंटेज में कहें तो 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। कितना? 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। और ये जो है ये फिक्स है। क्या? ये जो है ना, जो F1 और F2 पर जो एक करंट है, करंट का जो मान आया, ये जो है फिक्स होता है 70.7% ऑफ मैक्सिमम मान, ठीक है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। जो ये करंट का मान जो यहाँ पर सेम आया ना, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर, उसका मान होता है मैक्सिमम करंट का 70.7% या फिर 0.707 ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या प्रॉपर्टीज? एक मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या है? करंट का मान क्या होता है? ये जो हम पढ़ेंगे ना कट ऑफ, ये किसका? F1 और F2 पर पढ़ेंगे। किस पर? F1 और F2 पर। F1 और F2 पर प्रॉपर्टीज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
F1 और F2 पर करंट का मान कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया 0.707 ऑफ IM, यानी कि मैक्सिमम करंट का 0.707 होता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं एक बटा, आप सभी को पता है 0.707 किसका मान होता है? एक बटा में √2 का मान। एक बटा √2, या तो आप एक बटा √2 बोलो या फिर 0.707 बोलो, एक ही बात है। या तो आप एक बटा √2 बोलो या फिर 0.707। इसलिए हम जो है ये इस मान को क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं IM अपॉन √2। IM अपॉन √2 किसको? इसको हम 0.707 को हम कह सकते हैं IM अपॉन √2। ठीक है, ये तो हो गया करंट का मान। अब Z का मान क्या आएगा? Z का मान F1 और F2 पर, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, आप सभी को पता है Z का मान होता है V/I। क्या होता है? V/I। ठीक है, V को V रख दिया। अब I का मान क्या है? यहाँ पर I का मान आया है IM अपॉन √2। किस पर? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे IM अपॉन √2। √2 जो है अपॉन से ऊपर चला जाएगा, तो Z का मान क्या बन गया यहाँ पर? V/√2 अपॉन IM। अब हमें पता है R का मान क्या होता है? R का मान होता है V/I। अब मैंने यहाँ पर R का मान क्यों बोला, Z का मान क्यों नहीं बोला? एक मिनट देखिए, मैंने यहाँ पर R का मान क्यों बोला, Z का मान क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप सभी को पता है रेजोनेंस के अंदर, क्या रेजोनेंस के अंदर Z का मान R के बराबर होता है कि नहीं होता? रेजोनेंस का मान Z बराबर R होता है, आप सभी को पता है, हमने पढ़ा भी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर R का मान V/I बोला। तो हम यहाँ पर V/IM को जो, और क्या होता है रेजोनेंस के टाइम, आप सभी को पता है I का मान जो है मैक्सिमम भी होता है। क्या होता है? I का मान जो है मैक्सिमम भी होता है रेजोनेंस के टाइम पर। इसलिए जो है V/IM को जो है हम R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसलिए Z का मान जो है V/IM को हम लिख सकते हैं R/√2, या फिर हम इसको बोले √2R और √2R। ठीक है ना। Z का मान यहाँ से क्या आ गया? Z का मान आ गया √2R। इतना समझ आ गया होगा आपको। क्या है? I का मान जो है हमने क्या निकाला है? I का मान जो है हमने निकाला IM अपॉन √2, या फिर 0.707 इंटू IM, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, Z का मान क्या निकाला हमने? Z का मान यहाँ से आया √2R। अगर आप सभी को ये दो समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपको समझ आ जाएगा, एक बार दोबारा से यही चीज को देख लेना दोबारा से, और खुद करके देखना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, जैसे ही जो इनकी वैल्यू है उन वैल्यू को हमने रखा है, उस वहां से क्या आया? Z का मान क्या आया? √2R आ गया। ठीक है, अब क्या है? अब हम समझते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर पहले हम निकालेंगे F1 पर, फिर हम देखेंगे F2 पर। आप सभी को पता है क्या होता है पावर फैक्टर का मान? पावर फैक्टर का मान होता है R/Z। आप सभी ने पढ़ा है पावर फैक्टर का मान क्या होता है? R/Z। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर R/Z आ गया F1 का मान। अब हम सभी ने पढ़ा है R का मान तो R होगा, R का मान हम मान लेते हैं R होगा। और हम सभी ने पढ़ा है F1 और F2 पर Z का मान क्या होगा? F1 और F2 पर तो Z का मान √2R होगा। क्या होगा? √2R होगा। यहाँ पर रख देते हैं √2R। अब R से R कट जाएगा, पावर फैक्टर का मान कितना आ जाएगा? 1/√2। हम सभी को पता है 1/√2 का मान होता है 0.707। क्या होता है F1 का मान? F1 का यहाँ पर पावर फैक्टर का मान क्या आ गया? 0.707। लेकिन ये लीडिंग है या लैगिंग है, वो कैसे पता किया हमने? देखिए, हम सभी ने जो है ग्राफ पढ़ा है। क्या है? ग्राफ पढ़ा है। मैंने आप सभी को बताया था जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जो पहले का है वहां तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और F1 कहाँ पर है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले है। तो यहाँ पर F1 का मान कितना आ गया? F1 के पावर फैक्टर का मान आ गया 0.707 लीडिंग। क्या?
लीडिंग, 0.707 लीडिंग। और F2 का मान भी ऐसे ही R/Z होगा, और R को R रख दिया, और Z का मान क्या होगा, √2R। R से R कट जाएगा, तो यहाँ से F2 का मान क्या आ जाएगा, 1/√2। और 1/√2 का मान हम सभी को पता है 0.707 होता है। और F2 में क्या है, देखिए F2 के पास क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है, तो यहाँ पर 0.707 लैगिंग आएगा। क्या आएगा, 0.707 लैगिंग। और F1 आ गया 0.707 लीडिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सभी को पावर फैक्टर का मान समझ आ गया होगा कि पावर फैक्टर का मान क्या है, किस पर है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर है, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 और F2 पर। ठीक है ना, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। वैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर तो आप सभी को पता है, रेजोनेंस पर यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम देखते हैं पावर कितनी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। क्या, पावर एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पावर एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 और F2 पर। किस पर, F1 और F2 पर। देखिए पावर कितनी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, हम सभी को पता है जो रेजोनेंस के टाइम पर, रेजोनेंस की कंडीशन में Z का मान जो है R के बराबर होता है। किसके बराबर, R के बराबर। और हम सभी ने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है DC थ्योरी के अंदर, P बराबर I²R होता है। क्या होता है, P बराबर I² R होता है, हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है ना, अब हमने क्या पढ़ा है, I का मान कितना निकाला हमने, I का मान कितना निकाला, IM/√2 निकाला है। उसका मान अगर हम यहां पर रख दे, क्या बनेगा, IM/√2, और ये स्क्वायर जो है पहले से लगा हुआ है, यहां पर स्क्वायर आ गया, और R इंटू R। ये मान किसका आ गया, P का, यानी कि पावर का। पावर का मान क्या आ गया, IM/√2 का होल स्क्वायर इंटू R। अगर हम ये रूट से स्क्वायर को काटेंगे तो क्या बन जाएगा, IM² इंटू R/2। क्या बन गया, देखिए क्या बन गया, IM² इंटू R/2। ये किसका आ गया, पावर का फॉर्मूला। तो हमें यहां से क्या पता चला, देखिए जो पहले पावर थी ये मैक्सिमम थी, क्योंकि हम किस पर देख रहे हैं, रेजोनेंस के टाइम पर। रेजोनेंस के टाइम पर जो है करंट मैक्सिमम होता है, इसलिए जो रेजोनेंस के टाइम पर तो है ना, करंट पावर का मान होता है IM² इंटू R। लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर का मान क्या आया है, क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर का मान कितना आया, हम सभी ने देखा IM²R/2, यानी कि मैक्सिमम पावर का आधा। क्या, मैक्सिमम पावर का आधा। यहां से हमें एक चीज पता चली कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर की खपत कितनी होती है, पावर का यूज कितना होता है, मैक्सिमम पावर का आधा, मैक्सिमम पावर का आधा। ये चीज जो है नई है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, हमें क्या पता चला, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर का यूज मैक्सिमम पावर का आधा होता है। कितना, मैक्सिमम पावर का आधा होता है। और इसलिए जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम भी होता है हाई पावर फ्रीक्वेंसी। नहीं, हाई नहीं, हाफ। क्या, हाफ, सॉरी गलती से निकल गया, हाई, हाफ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या होता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, या फिर अर्ध शक्ति आवृत्ति। क्या, अर्ध शक्ति आवृत्ति, या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ पावर का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, पावर कितनी होती है। अब दोबारा देखते हैं हमने किस किस प्रॉपर्टी का को जो है पढ़ा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमने करंट को देखा, किसको, करंट को। करंट का मान कितना होता है, 0.70707 इंटू IM, या फिर हम बोले IM/√2। ये हमने देखा करंट का मान। फिर हमने देखा Z का मान कितना होगा,
किसका मान, जेड का मान। जेड का मान हमने देखा √2r होता है, √2r होता है। और फिर हमने देखा पावर फैक्टर का मान। F1 के अंदर कितना होता है, F1 के अंदर तो होता है जी 0.707 लीडिंग, क्या होता है 0.07 लीडिंग। और F2 के अंदर कितना होता है, F2 के अंदर होता है 0.707 लैगिंग, क्या होता है 0.707 लैगिंग। ठीक है, एक मिनट। और क्या पढ़ा हमने, और हमने फिर चौथे नंबर पर देखा पावर। पावर कितनी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, Im²R/2। ये हमने पावर देखी, यानी कि मैक्सिमम पावर का आधा होता है किस पर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोले। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बैंड विड्थ समझ आ गया होगा। बैंड विड्थ होता क्या है, बैंड विड्थ आप सभी को पता है F2 माइनस F1 बैंड विड्थ होती है। और इंपॉर्टेंट है ये बैंड विड्थ जो है, F2 माइनस F1 होता है बैंड विड्थ। ठीक है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर इसको अगर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं F1 इंटू F2 से। ये इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोनों। बैंडविड्थ कितनी होती है F2 माइनस F1 और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 √F1 इंटू F2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को बैंडविड्थ जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ नहीं आया ना तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, तो आपको ये जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो है जो एसी थ्योरी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।